नमस्कार और हमारी आज की खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि भारत के करोड़ों युवाओं के लिए एक मशाल की तरह है। और इसे लिखा है भारत के सबसे प्रिय राष्ट्रपतियों में से एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। किताब का नाम है इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया। बिल्कुल, ये किताब भारत की आंतरिक शक्ति को जगाने का एक आह्वान है। आज हम इसके 5वें अध्याय पर खास तौर पर बात करेंगे जिसका शीर्षक ही अपने आप में एक मजबूत संदेश देता है, पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। यानी राजनीति और धर्म से परे देशभक्ति। ये शीर्षक ही हमें रुक कर सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, कि क्या हमारी देशभक्ति की परिभाषा अक्सर इन दो दायरों में सिमट कर रह जाती है। सही बात है। और कलाम साहब हमें इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। तो फिर चलिए इस विचार की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि कलाम साहब इस बड़े आइडिया को हमारे लिए कैसे परत दर परत खोलते हैं। वो शुरुआत कहाँ से करते हैं? वो शुरुआत करते हैं एक और महान भारतीय विचारक स्वामी विवेकानंद के एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से। अच्छा। विवेकानंद ने कहा था, मुझे मुक्ति की परवाह नहीं है, मैं 100,000 नरकों में जाना पसंद करूंगा, बसंत की तरह, मतलब चुपचाप दूसरों का भला करना, यही मेरा धर्म है। वाह, यानी सेवा का भाव ही असली धर्म है, व्यक्तिगत मोक्ष से भी ऊपर। तो कलाम साहब इस विचार को देशभक्ति से कैसे जोड़ते हैं? देखिए, कलाम साहब इसी विचार को अपनी नींव बनाते हैं। वो कहते हैं कि सच्ची देशभक्ति किसी झंडे को लहराने या नारे लगाने तक सीमित नहीं है। ये विवेकानंद के विचार की तरह है, चुपचाप बिना किसी दिखावे के दूसरों और देश की भलाई के लिए काम करते रहना। ये एक ऐसी भावना है जो किसी राजनीतिक पार्टी या धार्मिक पहचान की मोहताज नहीं होती। और दिलचस्प बात यह है कि वो इस इतने बड़े आध्यात्मिक विचार को अपने एक बहुत ही निजी और रोजमर्रा के अनुभव से भी जोड़ते हैं, है ना? हाँ, ये कलाम साहब की खूबी है। वो बताते हैं कि कैसे रोज सुबह की सैर पर ठंडी हवा, पक्षियों का संगीत और उगता हुआ सूरज जी उन्हें एक असीम शक्ति का एहसास कराता है। वो पल उन्हें धर्म, जाति या किसी भी छोटी पहचान से ऊपर उठाकर उस बड़ी शक्ति से जोड़ता है जो पूरी कायनात को चला रही है। अच्छा। उनके लिए ये एहसास भी देशभक्ति का एक रूप है, देश की प्रकृति और उसकी आत्मा से जुड़ना। मतलब देशभक्ति एक एक्शन भी है और एक एहसास भी। और इसी एक्शन को दिखाने के लिए वो किताब में कुछ बहुत ही दिलचस्प किस्से बताते हैं। एक किस्सा तो भारत के मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ा है। हाँ, पृथ्वी मिसाइल का किस्सा। जब टीम ने पृथ्वी के लगातार 4 सफल परीक्षण कर लिए तो सब खुश थे, लेकिन उनके सामने एक नया सवाल खड़ा था, अब आगे क्या? तब लेफ्टिनेंट जनरल रमेश खोसला ने एक बहुत बड़ी चुनौती सामने रखी। क्या चुनौती थी वो? उन्होंने कहा कि अब मिसाइल का परीक्षण असली जमीनी रेंज पर होना चाहिए और उसकी सटीकता 150 मीटर के अंदर होनी चाहिए। इसे तकनीकी भाषा में सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी या सीईपी कहते हैं। सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। आम भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने टारगेट के कितने करीब निशाना लगा सकते हैं। 150 मीटर की सीईपी का मतलब था कि अगर आप 100 मिसाइलें फायर करें तो कम से कम 50 मिसाइलें टारगेट के 150 मीटर के दायरे में ही गिरेंगी। अच्छा। उस समय के लिए ये एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती थी। इसे हासिल करना सिर्फ एक वैज्ञानिक जीत नहीं थी, ये देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने का एक सीधा तरीका था। और इस चुनौती को पूरा करने के लिए टीम ने ओडिशा के तट पर व्हीलर आइलैंड्स को चुना और मिशन में जुट गई। कलाम के लिए यही असली देशभक्ति थी। बिल्कुल, लैब में, फील्ड पर देश के लिए चुपचाप अपना काम करना। सही। और इसी सोच को वो राजनीति के क्षेत्र से एक और अद्भुत कहानी से समझाते हैं, जिसमें बीजू पटनायक शामिल हैं। बीजू पटनायक वाली कहानी मुझे सबसे दिलचस्प लगी। ऐसा लगता है कि आज के राजनीतिक माहौल में ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। तो कलाम इस कहानी का इस्तेमाल क्या बड़ा मैसेज देने के लिए कर रहे हैं? ये कहानी कमाल की है। बीजू पटनायक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो से मिलने गए थे, जो उनके अच्छे दोस्त थे। उस समय सुकर्णो की एक बेटी हुई थी और वो उसके नाम को लेकर थोड़ी दुविधा में थे। तो पटनायक जी ने उनकी मदद की? हाँ, पटनायक जी ने देखा कि बच्ची के जन्म के समय आसमान में बादल छाए हुए थे। उन्होंने संस्कृत का एक शब्द सुझाया, मेघ। मेघ मतलब बादल? जी। और इसी से उन्होंने नाम दिया मेघावती। और इस तरह दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम राष्ट्र के नेता सुकर्णो ने अपनी बेटी का नाम मेघावती सुकर्णोपुत्री रखा, जो कि एक हिंदू मतलब संस्कृत आधारित नाम है। बिल्कुल।
ये बात वाकई सोचने वाली है। ये छोटी सी घटना उस दौर की सोच और नेताओं के आपसी रिश्तों की गहराई के बारे में कितना कुछ बताती है। यहीं पर कलाम साहब वो लाइन लिखते हैं जो इस अध्याय का सार है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, महान लोगों के लिए धर्म दोस्त बनाने का एक तरीका है, छोटे लोग धर्म को लड़ने का हथियार बना लेते हैं। वाह! और ये लाइन सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये पूरे अध्याय को एक साथ बांधती है। चाहे वो बीजू पटनायक का डिप्लोमेटिक जेस्चर हो या पृथ्वी टीम का मिशन, कलाम दिखा रहे हैं कि जब लक्ष्य बड़ा होता है तो धर्म और राजनीति जैसी पहचानें पीछे छूट जाती हैं। सही बात है। असली देशभक्ति बांटने वाली चीजों से ऊपर उठने में है। इन किस्सों से एक बात तो साफ है कि कलाम के लिए देशभक्ति एक्शन में दिखती है, सिर्फ नारों में नहीं। जी। और इसी से जुड़ा हुआ उनका एक और बड़ा पॉइंट है, राष्ट्रीय मानसिकता और आत्मगौरव, यानी नेशनल सेल्फ एस्टीम का। हाँ, और इस पर वो बड़ी बेबाकी से लिखते हैं। वो चिंता जताते हैं कि हम भारतीय अक्सर अपनी सोच को पाकिस्तान केंद्रित बना लेते हैं। अच्छा। हमारी विदेश नीति, हमारी सुरक्षा नीति, हमारी सफलता, सब कुछ हम पाकिस्तान के चश्मे से देखने लगते हैं। कलाम सवाल पूछते हैं कि क्या हमें दुनिया को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम एक ज्यादा परिपक्व, ज्यादा विकसित और एक मजबूत लोकतांत्रिक देश हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। तो इस मानसिकता से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? एक मजबूत राष्ट्र की पहचान क्या है? कलाम साहब एक मजबूत राष्ट्र के 3 मुख्य कारक बताते हैं। क्या है वो? पहला, अपनी साझा उपलब्धियों पर सामूहिक गर्व की भावना। दूसरा, एकता की भावना, ये विश्वास कि हम सब एक हैं। और तीसरा, मिलकर बड़े लक्ष्यों के लिए काम करने की क्षमता। इसी संदर्भ में वो 1998 के परमाणु परीक्षणों का भी जिक्र करते हैं। एक छात्र ने उनसे अमर्त्य सेन के उस बयान के बारे में पूछा था जिसमें परीक्षणों की आलोचना की गई थी। कलाम साहब का जवाब क्या था? उनका जवाब बहुत सीधा और स्पष्ट था। उन्होंने यही जवाब नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल एल रामदास को भी दिया था, जो उन परीक्षणों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले थे। कलाम ने कहा कि ताकत का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना है तो पहले व्हाइट हाउस और क्रेमलिन के सामने जाकर करना चाहिए, जहां हजारों की संख्या में परमाणु हथियार मौजूद हैं। लेकिन जब कलाम कहते हैं कि परमाणु परीक्षण का विरोध करने वालों को व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन करना चाहिए, तो कुछ लोग इसे व्हाटअबाउटिज्म कह सकते हैं, मतलब अपनी बात से ध्यान भटकाना। क्या कलाम अपने नजरिए को और मजबूती से रखते हैं? वो इसे व्हाटअबाउटिज्म के तौर पर नहीं देखते, बल्कि राष्ट्रीय आत्मगौरव यानी नेशनल सेल्फ एस्टीम के नजरिए से देखते हैं। अच्छा। उनका तर्क था कि भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होगी। जब तक आप शक्ति में बराबर नहीं होंगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। मतलब उनके लिए ये परीक्षण किसी देश के खिलाफ नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत को दुनिया के शक्तिशाली देशों के कतार में खड़ा करने के लिए एक जरूरी कदम था। यह आत्मगौरव की लड़ाई थी। और इसी आत्मगौरव को वो भारत की पहचान से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की नींव भी हमारी अपनी संस्कृति से ही निकलनी चाहिए। बिल्कुल। कलाम साहब धर्मनिरपेक्षता को आध्यात्मिकता से जोड़ रहे हैं, जो सुनने में थोड़ा अलग लगता है। हाँ, आमतौर पर इन दोनों को अलग देखा जाता है। वो इस कनेक्शन को कैसे समझाते हैं? वे कहते हैं कि भारत की असली ताकत उसकी आध्यात्मिक विरासत में है। हमारी एक साझा संस्कृति है जो इस्लाम के आने से भी हजारों साल पुरानी है। वो संस्कृति हमें भाषा, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से परे जाकर जोड़ती है। उनके अनुसार सच्ची धर्मनिरपेक्षता का मतलब अपनी जड़ों से कटना नहीं है, बल्कि उन जड़ों को और मजबूती से पकड़ना है जो हम सबको एक करती हैं। सही। जब हम अपनी इस साझा विरासत पर गर्व करेंगे तो धार्मिक मतभेद अपने आप छोटे लगने लगेंगे। यानी अगर हम खुद को एक विभाजित समाज के रूप में देखें जिसे अपने अतीत पर कोई गर्व नहीं और भविष्य में कोई विश्वास नहीं, तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी। एकदम सही। तो कलाम एक मजबूत भविष्य की नींव, एक गौरवशाली अतीत की समझ पर रखते हैं। उनके लिए देशभक्ति का मतलब अपनी इस हजारों साल पुरानी पहचान को समझना और उसे आज के संदर्भ में जीना है। तो चलिए इस बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक चर्चा को समेटने से पहले इस अध्याय की सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। जी बिल्कुल। मुझे लगता है सबसे पहली और बड़ी बात तो यही है कि सच्ची देशभक्ति का दायरा क्या है। कलाम साहब के अनुसार सच्ची देशभक्ति किन 2 चीजों से परे है? राजनीति और धर्म से। और इस आजाद सोच को एक मजबूत राष्ट्र में बदलने के लिए उन्होंने 3 स्तंभ भी बताए। एक मजबूत राष्ट्र के 3 मुख्य कारक कौन से हैं? हाँ, वो 3 स्तंभ हैं: सामूहिक गर्व, एकता और मिलकर काम करने की क्षमता। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमने बीजू पटनायक के किस्से में देखा। उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी का क्या नाम रखा था? मेघावती सुकर्णोपुत्री। और इसी से जुड़ा उनका वो शक्तिशाली कथन है कि महान लोग धर्म का उपयोग किस लिए करते हैं? दोस्त बनाने के लिए।
हाँ, देशभक्ति सिर्फ विचारों में नहीं बल्कि एक्शन में भी है, जैसा पृथ्वी मिसाइल की टीम ने दिखाया। मिसाइल की सटीकता को मापने के लिए किस तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किया गया? सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी या CEP। सही। अब राष्ट्रीय गौरव की बात पर आते हैं। कलाम साहब ने 1998 के परमाणु परीक्षणों का विरोध करने वालों को पहले कहाँ प्रदर्शन करने की सलाह दी? व्हाइट हाउस यानी अमेरिका और क्रेमलिन यानी रूस के सामने। और इस पूरे अध्याय की वैचारिक नींव किस महान विचारक के कथन से होती है? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। कलाम के अनुसार भारत में धर्मनिरपेक्षता की नींव किस पर आधारित होनी चाहिए? आध्यात्मिकता पर। और वो खुद इस आध्यात्मिकता की प्रेरणा कहाँ से लेते थे? मतलब अपनी सुबह की सैर के दौरान किन प्राकृतिक चीजों से? ठंडी हवा, पक्षियों का गीत और सूर्योदय से। और अंत में एक चेतावनी के तौर पर कलाम साहब हमें अपनी सोच को किस देश केंद्रित मानसिकता से ऊपर उठाने के लिए कहते हैं? पाकिस्तान केंद्रित मानसिकता से। तो आज हमने राजनीति और धर्म की सीमाओं से परे जाकर देशभक्ति के असली अर्थ को समझा। कलाम साहब हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा राष्ट्र निर्माण एकता, गर्व और सेवा की भावना से होता है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने छोटे छोटे कामों से इस सच्ची देशभक्ति को कैसे जी सकते हैं? इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।